हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th साइंस यूनिट 1 लेसन 1 का डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, यूनिट 1 है प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेसन है ग्रोइंग प्लांट्स यानी बढ़ते हुए पौधे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक्स है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स यानी कि बीजों के द्वारा नए पौधों का उत्पन्न होना, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स यानी कि पौधे के अंग से किसी और पार्ट से नए पौधों का उत्पन्न होना, उसके बाद एक क्रॉप्स फसल, देन सीड डिस्पर्सल बीजों का फैलना, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स फसल वो क्रॉप्स जो किसी खास सीजन में होते हैं, देन हेल्दी क्रॉप्स, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। बहुत तरह के पौधे इस धरती पर पाए जाते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं? हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइमर्स, ट्रीज और भी कई तरह के पौधे होते हैं। बट ये 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और इनके स्पीसीज बहुत होते हैं। जैसे क्रीपर्स में भी कई तरह के क्रीपर्स। ओके, नाउ तो देखिए, द प्लांट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना नंबर बढ़ाते हैं। किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्पीसीज सिमिलर टू सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक लिविंग बीइंग सजीव अपने ही जैसे दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। और ये प्रोसेस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी कि एक्शन का ग्रुप होना चाहिए तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। स्पीसीज क्या होता है? तो अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर ऑल द सेम एंड दैट कैन ब्रीड टुगेदर। एक ग्रुप प्लांट्स या एनिमल्स का जो कि अपने जैसे ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग स्पीसीज। ठीक है, चलिए एक बार रिकैपिंग कर देते हैं। देखिए, प्रोसेस किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग बीइंग अपने जैसे ही नए लिविंग बीइंग को उत्पन्न करता है। ठीक है, वो और स्पीसीज क्या है? तो वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो अपने ही जैसे एनिमल्स या प्लांट्स को उत्पन्न करते हैं, उन ग्रुप को बोलते हैं हम लोग स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट है, कुछ प्लांट्स जो है सीड से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स के अदर पार्ट से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, तो यहाँ पर उस प्लांट्स का डिस्कस करेंगे हम लोग जो सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो करते हैं। सीड्स पहले क्या होता है? सीड्स को आप जब ज़मीन में डालोगे, मिट्टी में डालोगे, तो उससे सीडलिंग ग्रो करता है, सीडलिंग, और वो सीडलिंग बड़ा होकर के प्लांट बन जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का से क्यों ज़रूरी है? ताकि वो स्पीसीज, वो लिविंग बीइंग्स इस अर्थ पे कंटिन्यू रहे। ठीक है, नहीं तो अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो लिविंग बीइंग्स धीरे धीरे गायब होते जाएंगे इस अर्थ से, क्योंकि उसके जैसा फिर दूसरा रहेगा नहीं। वो तो है, उसका एक टाइम है, एज है, उस एज के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको ख़त्म होने से बचाने के लिए नेचर ने रिप्रोडक्शन का सिस्टम बनाया। हम लोग सीड्स से रिप्रोडक्शन को समझने के लिए सीड्स को समझना पड़ेगा कि सीड्स से रिप्रोडक्शन होता कैसे। तो सीड्स को पहले समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो अ सीड, व्हाट इज सीड? तो अ सीड इज अ टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सीड एक लाइफ सपोर्टिंग पैकेज है, यानी कि एक नन्हे से पौधे के लिए सब कुछ है सीड के अंदर। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है? मेनली सीड में देखिए होता क्या क्या है। सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। ओके, तो सीड कोट क्या होता है?
आप देखो सीड कोट, तो सीड कोट इज द आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट अंटिल द सीड जर्मिनेट्स। वो बीज से नन्हा पौधा निकलने तक के लिए सुरक्षित रखने के लिए जो ऊपर से हार्ड कवर होता है सीड का, उसको बोलते हैं सीड कोट। अगर वो नहीं रहेगा तो सीड्स जो है सड़ जाएगा, डिकेड हो जाएगा, और उसके अंदर जो नन्हा सा प्लांट है वो भी खराब हो जाएगा। उसी से बचाने के लिए सीड कोट होता है। ओके, नाउ अब है सीड लीव्स या कोटिलीडन्स। ये क्या होता है? तो सीड लीव्स आर द पार्ट्स ऑफ सीड दैट कंटेन्स फूड फॉर ग्रोइंग सीडलिंग। सीडलिंग को ग्रो करने के लिए जो सीड के अंदर पार्ट होता है, ये पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग सीड लीव्स या कोटिलीडन्स। ठीक है, किसके लिए ये होता है? इस नन्हे से पौधे के लिए होता है। और एक पार्ट और है सीड कोट के अलावा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? यही वाला जो नन्हा सा पौधा है, यही है एम्ब्रियो। ओके, सीड के सबसे ऊपर वाला जो हार्ड कवर है उसको बोलते हैं सीड कोट, और दो पार्ट जो सीड में प्रेजेंट है हार्ड सीड कोट के अंदर, दो या एक भी होता है कभी कभी, उसको बोलते हैं सीड लीव्स। और इसमें जो नन्हा सा पौधा है, एकदम नन्हा सा छोटा सा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ओके, अब देखिए होता क्या है। अच्छा, जिसमें दो सीड लीव्स है, दो, आप ग्राम, चना या पीस, मटर या मैंगो सीड को आप फाड़िएगा ऐसे तो दो पार्ट मिलेगा। तो दो जिसमें है ये दो पार्ट, उसको बोलेंगे हम लोग डाइकोट सीड्स। ठीक है, डाई मीन्स होता है दो, और सीड्स लीव्स इसी को बोलते हैं। तो दो लीव्स वाले को डाइकोट लीव्स या डाइकोटिलीडन्स, और जिसमें सिर्फ एक होता है, जैसे मेज, राइस, व्हीट, उसमें एक ही होता है ये पार्ट सीड का, उसमें दो पार्ट ऐसे नहीं ओपन होता है, तो इसको बोलते हैं मोनोकोट सीड, क्योंकि मोनो मीन्स होता है वन, तो मोनोकोट लीव्स। एम्ब्रियो, अच्छा, ये जो नन्हा सा पौधा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो। कोई भी एनिमल्स का या कोई भी सीड्स के अंदर जब तक वो नन्हा पौधा बाहर नहीं आया है, या कोई भी एनिमल्स का बेबी उस एनिमल्स के बॉडी से बाहर नहीं आया, तब तक एम्ब्रियो बोलते हैं। और जब वो बाहर आ जाता है, जन्म ले लेता है, बाहर आ जाता है, तब उसको हम लोग एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे। ओके, एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, देखिए क्या क्या। इस एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं। ओके, देखो आप, ये एम्ब्रियो जो है, ठीक है, इसके दो पार्ट है। एक तो ये वाला जो सीड लीव्स से जुड़ा हुआ है, ये इससे ये फूड लेता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो को फूड इन्हीं दोनों से मिलता है, इन्हीं दोनों सीड लीव्स से। तो ये वाला जो पार्ट है ये रूट में चेंज हो जाता है जब हम जमीन में लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल। और जो पार्ट इसका बाहर निकल करके लीव्स में चेंज होता है, लीव्स या स्टेम में चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्ल्यूमल। ओके, चलिए तो एक बार और आपको समझा देते हैं, समझिए। किसी भी सीड के आउटर कवर को, जो हार्ड है सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सीड कोट बोलेंगे। उस सीड के अंदर सीड कोट को हटाएंगे तो दो पार्ट या एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से या इस तरह से दो पार्ट मिलेगा। तो ये एक्चुअली फूड है, ये फूड है। किसके लिए फूड है? इस नन्हे से पौधे के लिए, इस नन्हे से पौधे के लिए फूड है वो। किस लिए? ताकि वो ग्रो कर सके, और क्योंकि जब ग्रो कर जाएगा तब वो अपना खुद ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करने लगेगा। लेकिन जब तक ग्रो नहीं किया है तब तक इसको जिंदा रहना है ना, सरवाइव करना है, तब तक के लिए फूड यहाँ से वो लेता है। ओके, तो इसको बोलते हैं सीड लीव्स, सीड लीव्स। और ये अंदर है, इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। और ये एम्ब्रियो का दो पार्ट, ये जो रूट में चेंज हो जाता है इसको बोलते हैं रेडिकल, और ये वाला पार्ट जो कि ऊपर जा करके ज़मीन के ऊपर निकल करके स्टेम या लीव्स में चेंज होता है
उसको बोलते हैं प्ल्यूमल। ओके, जिसमें 2 सीड लीव्स उसको डाइकोट सीड्स, जिसमें 1 सीड लीव उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। डाई मीन्स मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। ओके, चलिए नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ये एक प्रोसेस है सीड्स का जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए, सीड से सीडलिंग को बाहर आने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले उसको वाटर चाहिए। वाटर से क्या होगा, उसका जो आउटर कवरिंग सीड कोट है वो सॉफ्ट होगा, तभी तो उसको ब्रेक करके, तोड़ करके वो एम्ब्रियो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, और दूसरा उसे क्या चाहिए, दूसरा उसे चाहिए सनलाइट, ताकि वो एक्टिव रहे। नहीं तो देखिए पानी में भीगने से क्या होगा, सीड सड़ जाएगा, डिके हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें सनलाइट भी चाहिए एनर्जी के लिए, एक्टिव होने के लिए सीड को। और थर्ड एयर चाहिए, एयर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, नहीं तो फिर से वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा सीड। ओके, तो मेनली क्या क्या चाहिए जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। सबसे पहले उसको चाहिए वाटर, ताकि वो सीड सॉफ्ट हो जाए, ताकि उसमें से एम्ब्रियो बाहर निकल सके। सेकंड चाहिए सनलाइट, ताकि वो सीड एक्टिव रहे, खराब नहीं हो। और एयर, ब्रीदिंग के लिए, उसमें एयर एब्जॉर्ब आता जाता रहेगा तो फ्रेश रहेगा सीड, तो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ओके, अगर पानी में पूरा डूबा हुआ सीड है तो वो खराब हो जाएगा। ओके, आप यहाँ देखिए पहले सीड को डाला गया, इसका देखिए ये रेडिकल पार्ट यहाँ रूट के रूप में चेंज हो रहा है, और ये वाला जो प्ल्यूमल वाला पार्ट है वो यहाँ से देखिए ग्रीन बाहर निकला है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ये इसमें चेंज हो रहा है, और देन फिर फाइनली ये एक सीडलिंग बन गया और फिर वो पौधा बन जाएगा। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये 4 बॉल्स में आपको बीन्स का सीड रखना है कॉटन के साथ में। लेकिन फर्स्ट बॉल में वाटर है, एयर है, सनलाइट नहीं है। सेकंड में वाटर है, वाटर नहीं है, एयर है, सनलाइट है। थर्ड में वाटर, एयर एंड सनलाइट तीनों है। फोर्थ में वाटर है, एयर नहीं है, सनलाइट है। तो कौन सा ग्रो करेगा सीड, आप इसमें देखिए बॉल नंबर 3 ने ग्रो किया है। क्यों, क्योंकि इसमें एयर, वाटर एंड सनलाइट तीनों प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट पेरेंट प्लांट। अच्छा, पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट क्या होता है, तो देखिए अ प्लांट दैट प्रोवाइड सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स आर कॉल्ड पेरेंट प्लांट्स। तो वो प्लांट जो नए प्लांट्स को उगाने के लिए सीड देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पेरेंट प्लांट्स या मदर प्लांट्स। ठीक है, नाउ क्योंकि उन्हीं के वो बच्चे होते हैं इसलिए सीड डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट्स प्लांट्स आर फिक्स। देखिए सीड डिस्पर्सल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स फिक्स्ड होता है, एक जगह होता है, तो अगर वहीं पर उसका सारा सीड गिरेगा तो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सनलाइट, ना एयर, ना स्पेस, ना वाटर, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो पूरा सीड्स बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सीड का फैलना ज़रूरी है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, तो उसके लिए क्या है, एजेंट्स हैं। नेचर ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि एजेंट्स उसको फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यही जो सीड फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, द प्रोसेस ऑफ ए स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। तो सीड जो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सीड डिस्पर्सल। और जो लोग इसको फैलाते हैं, ठीक है, सीड्स are scattered in different ways by various external agents like wind, water, etc. तो विंड से, एनिमल से, वाटर से जो फैलता है, तो ये जो लोग सीड्स को फैलाते हैं उनको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। नाउ डिस्पर्सल बाय विंड, विंड के, हवा के थ्रू डिस्पर्स होने वाले सीड, जो सीड हवा के थ्रू, एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सीड वेरी लाइट एंड स्मॉल, छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जाते हैं। देखिए आप ये कॉटन एंड डैंडेलियन को देखिए, इसका क्या होता है, सीड एक हल्का होता है और दूसरा इसमें लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हवा में उड़ता है और इधर उधर फैल करके जहाँ भी जा करके हवा थोड़ी सी स्लो होती है वहाँ गिरता है और फिर वहाँ पे ग्रो कर जाता है।
दूसरा होता है विंग लाइक स्ट्रक्चर। आप इसमें देखो ये पंख की तरह स्ट्रक्चर है, तो ये हवा में उड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये भी जाकर कहीं पे गिरता है और फिर वहाँ पे ग्रो करता है। तो इस तरह से इनका सीड फैलता है, स्कैटर होता है एक जगह से दूसरी जगह। नाउ अब डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के थ्रू, तो वाटर के थ्रू तो वही प्लांट्स का सीड स्कैटर्ड होगा या फैलेगा एक जगह से दूसरी जगह, जो खुद ही वाटर के आसपास में ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स वाटर बॉडीज़ के आसपास में। तो कोकोनट ये वाटर बॉडीज़ के आसपास में ग्रो करते हैं, मैंग्रोव्स, वाटर लिली ये प्लांट्स हैं। जैसे कोकोनट वाटर बॉडीज़ के किनारे होता है, वाटर लिली तो पानी में ही होती है, मैंग्रोव्स कीचड़ में होता है। तो ये सब के सीड, तो कोकोनट का बात करें तो हम लोग, तो ये अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, थोड़ा सा पानी भी होता है बट खाली होता है, एयर फील्ड होता है। और दूसरा इसके बॉडी पे ये आउटर साइड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण ये पानी में डूबता नहीं है और वाटर के साथ ये पानी के साथ फ्लोट करता हुआ जाता है और कहीं और जा कर के ग्रो करता है। ओके, तो फ्लोटिंग में इसका लाइट बॉडी और अंदर से खाली होना और ऊपर ये फाइब्रस जो स्ट्रक्चर है रेसादार, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट स्पंजी लोटस फ्रूट, तो ये लोटस फ्रूट भी हल्की होती है, स्पंजी होती है, अंदर से एयर फील्ड होती है, तो इसलिए ये भी पानी पर तैर सकती है। जो भी एयर फील्ड कोई भी चीज़ है अंदर से खोखला है तो वो पानी पे तैर सकते हैं। तो इस तरह से ये फैल करके वाटर लिली, मैंग्रोव्स, स्पंजी लोटस फ्रूट, कोकोनट, ये सब वाटर के थ्रू फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके ग्रो करते हैं। नाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाले सीड्स, तो ये कौन कौन से देखिए, कुछ तो है जैसे चेरी, मैंगो, पपाया एंड एप्पल। ये जो है हम लोग खाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं इनका सीड्स, तो उससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी सीड हमने फैलाया। और कुछ फ्रूट्स को क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं और उनके बॉडी में वो सीड्स डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अनडाइजेस्ट रह जाता है, यानी कि वो सीड बिल्कुल सेफ रहता है। उनका फ्रूट तो पच गया, डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वो सीड वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जहाँ पर वो एक्सक्रेट करेंगे अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से, तो वो सीड बाहर निकलेगा, ज़मीन पे जाएगा और फिर वहाँ से न्यू प्लांट्स आएगा। तो इस तरह से एनिमल्स भी स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। नाउ सम सीड्स हैव हुक्स, कुछ आप ये वाला देखिए, आप इसको देख पा रहे हो, इसमें हुक बना हुआ है। हुक क्या होता है, कोई चीज़ को फंसा करके खींचने वाला, कुछ भी। तो हुक ये तो शर्ट में, पैंट में, हेयर में, आप कहीं पर भी थोड़ा सा लूज कोई चीज़ है उसमें फंस जाते हैं। तो एनिमल्स का हेयर हुआ या हम लोग का शूज हुआ, सॉक्स हुआ या पैंट हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, वो सब में ये फंस जाता है। और जब हम लोग घर पहुंचते हैं या एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो जा कर के उसको रबिंग करता है, क्योंकि उसको इचिंग होती है, तो वहाँ पे सीड गिर गया तो वहाँ पे न्यू प्लांट्स आएगा। और हम लोग घर पे जाकर ये देखते हैं तो हम लोग निकाल करके अपने घर के आसपास पीछे या खेत में या जो भी एरिया है जहाँ पे ये फेंकना चाहिए वहाँ पर फेंक देते हैं, तो वहाँ पर ये प्लांट्स आते हैं। इस तरह से हम लोग ये प्यूपलिया या ज़ैंथियम एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करते हैं। नेक्स्ट है, आप कोई गार्डन में घूमने जाओ, स्कूल गार्डन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप या पार्क में, तो आप जाइए, घूम कर आइए और कहीं पर वो ज़ैंथियम या प्यूपलियम मिला है तो आप उसको लेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप से आप जूम करके देखो, तो उसका जो ये हुक है ना, ये बहुत ही डेंजरस दिखेगा, वही देखने के लिए बोला। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है, सडनली, अचानक से फट जाना। तो ये इस तरह के सीड जैसे पी बाल्सम, तो इस तरह का जो मस्टर्ड का फ्रूट जो होता है वो जब बिल्कुल पक चुका होता है, सूख चुका होता है, तो हल्का सा आप टच करोगे ना तो ये फट जाता है और जैसे ही फटेगा उसका सीड नीचे गिर जाएगा। तो एनिमल्स ने या एयर से हिल गया इसका फ्रूट, या एनिमल्स के थ्रू या किसी ने टच कर दिया तो फट करके सीड गिर जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ओके, और या फिर काट करके कहीं पर ले जा रहे हैं तो रास्ते में गिरते हुए जाएगा। तो इस तरह से सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन भी होता है, इस तरह से भी सीड डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स से किस पार्ट से, तो हो गया रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सबसे भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
सीड से रिप्रोडक्शन था तो सीड रिप्रोडक्शन, और अदर पार्ट से हुआ तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट्स के अदर पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स, पहले ये देख लेते हैं। तो स्टेम में क्या होता है? बर्ड्स होता है, बर्ड्स। स्टेम में बर्ड्स, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। बर्ड्स, ये है बर्ड्स, ये बर्ड्स है, यही न्यू प्लांट में चेंज होता है। तो किस किस का स्टेम? शुगर केन, हाइबिस्कस एंड रोज प्लांट का। आप स्टेम काटिए और उस स्टेम में बर्ड होना चाहिए, उसको आप मिट्टी में लगाइए, उससे ये तीनों प्लांट्स आराम से ग्रो कर जाएंगे। ओके, नाउ, और ये तो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी स्टेम ही है। तो इनका आप बर्ड वाला पार्ट काट करके मिट्टी में लगा दीजिए, उससे न्यू प्लांट आपको मिलेगा। फिर बहुत सारे पोटैटो मिलेंगे या जिंजर मिलेंगे, उसमें बर्ड होना ज़रूरी है स्टेम में, तभी ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। रूट्स के थ्रू आप कम से कम ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये जैसे टर्निप है तो ये टॉप वाला पार्ट है, इसका कम से कम 1 इंच छोड़ करके 1 इंच से काट दीजिए आप। या स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, ओके, रेडिस, बीटरूट, डालिया, कैरोट, ठीक है, ये सबको 1 इंच ले करके और टॉप वाला पार्ट होना चाहिए, और बाकी पार्ट आप यूज़ कर जाइए, खाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इतना 1 इंच ले करके आप लगाओगे ज़मीन में तो इससे न्यू टर्निप, न्यू स्वीट पोटैटो या जो भी यहाँ प्लांट्स दिया हुआ है ये ग्रो कर जाएगा। ओके, यहाँ पे अनियन का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। आप एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लीजिए, उसमें पानी डालिए और एक अनियन को रखिए यहाँ पे, 10-12 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखोगे कि इसका रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है और इधर से उसका लीव्स भी ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। ओके, तो ये है फीलिंग वाटर रूट्स के थ्रू किस तरह से ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स, वो वहाँ पर दिखाए गए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स एंड स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स क्या है? ये है स्पोर्स, और इसको बोलते हैं बर्ड्स। ब्रायोफिलम में ये जो पत्ता पर है इसको बोलते हैं बर्ड्स, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था पोटैटो में। और ये जो राउंड राउंड गोल गोल, ये बिल्कुल आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये है स्पोर्स। तो इसके लिप्स को आप काटिए, उसमें स्पोर्स होना चाहिए, लिप्स को काटिए। स्पोर्स, जिस लिप्स में स्पोर्स नहीं है या जिस लिप्स में बर्ड्स नहीं है उससे प्लांट नहीं आएगा, उसमें बर्ड्स का होना ज़रूरी है और इसमें स्पोर्स का होना ज़रूरी है, और वो आप लिप्स लगाइए, उससे न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे। फंड्स में स्पोर्ट्स, ब्रायोफिलम में बर्ड्स। नेक्स्ट, क्रॉप्स। हम लोग जो भी फूड हमें मिलता है वो क्रॉप से मिलता है, कुछ फूड हमें एनिमल्स से मिलता है, तो इसलिए हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो देखो आप क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है? तो द प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स। देखिए, वो प्लांट जिसे हम लोग किसी खास जगह पे खास समय में, खास समय का मतलब खास सीजन में उगाते हैं बड़े एरिया में, इसलिए फूड के लिए, हम अपने भोजन के लिए, उन सारे प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग क्रॉप्स। तो देखो आप, तो ये क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग तरह से उगाए जाते हैं। जैसे देखिए, सारे क्रॉप्स का अपना अपना एक क्या डिमांड होता है, नीड होता है। जैसे देखिए, वाटर वहाँ कितना है, सीज़न कैसा है, फिर क्लाइमेट वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इंडिया में मेनली 2 तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कौन कौन से? रबी क्रॉप्स, वो सारे क्रॉप्स जो नवंबर टू अप्रैल में हम लोग ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स। और वो सारे क्रॉप्स जो जून टू अक्टूबर में हमारे यहाँ खेती की जाती है जिन क्रॉप्स की, उसको वो बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का एग्जांपल है कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, बीन एट्सेट्रा। और खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल है राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। नेक्स्ट है, यहाँ इमेज देख लीजिए, रबी क्रॉप व्हीट, खरीफ क्रॉप राइस। नेक्स्ट है हेल्दी क्रॉप्स। हेल्दी क्रॉप्स मीन्स क्या? अरे अपने हेल्थ को रखने के लिए हमें ख्याल रखना पड़ता है ना अपना, वैसे ही क्रॉप्स का ख्याल रखना है। तो देखिए, क्रॉप्स को बड़े एरिया में उगाना क्यों ज़रूरी है, लार्ज स्केल में? क्योंकि फूड प्रोवाइड करना है ना सबको। पॉपुलेशन लोगों का बहुत ज़्यादा है,
तो उनके खाने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज उगाना पड़ता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल में, बहुत बड़े एरिया में उगाएंगे तो एग्रीकल्चर बोलेंगे, छोटे से एरिया में उगाएंगे तो फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी क्या क्या है, के लिए हेल्दी क्रॉप्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखिए। पॉइंट नंबर 1 है, फार्मर्स को सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। वहाँ का सॉइल कैसा है, मिट्टी, क्लाइमेट, टेम्परेचर कैसा है, पानी कितनी है यहाँ पे, किस किस तरह का सीज़न आता है, तभी वो सही ऑप्शन चूज कर पाएगा कि यहाँ कौन सा क्रॉप्स हमें लगाना है और कब लगाना है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, उसे मिट्टी को अच्छी तरह से सॉफ्ट बनाना चाहिए। ठीक है, पहले तो फील्ड को साफ़ करके अच्छी तरह से जोताई करना है, जोतना है, फिर वो सॉफ्ट बन गया मिट्टी, तब उसमें सीड डालना है। कौन सा सीड डालना है, जो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड सीड है, पका हुआ सीड है, एकदम अच्छा सीड है, अच्छे क्वालिटी का, वो डाल दिया। ओके, उसके बाद देखिए, अच्छा उसमें एक चीज़ और मिलाना पड़ेगा। अगर सॉइल में कम ये न्यूट्रिएंट्स हैं मे बी, तो फर्टिलाइज़र्स मिलाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा केयर, फर्टिलाइज़र्स से आप ऐसे समझ सकते हो जैसे बच्चों को बॉर्नवीटा, ग्लूकॉन डी एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि वो बच्चा हेल्दी रहे, उसी तरह से फर्टिलाइज़र होता है प्लांट्स के लिए ताकि प्लांट्स हेल्दी हो। तो जब हेल्दी प्लांट होगा तो ग्रेन भी इसके, अनाज भी हेल्दी होंगे। फर्टिलाइज़र में भी 2 तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक यानी नेचुरल, जो कि मैन्योर, खाद, गाय के गोबर से या डंग या डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो सड़े गले पत्तों से, या जो सब्जियों का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हम लोग किचन में निकाल देते हैं, वो सबको सड़ा करके जो बनता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से, केमिकल से बनता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे यूरिया, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बट ये थोड़ा हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, क्रॉप। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, फार्मर्स शुड प्रॉपरली इरिगेट। हाँ, पानी भी टाइम पर और सही क्वांटिटी में देना चाहिए क्रॉप्स को। नेक्स्ट है 5, दे शुड यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, या छोटे छोटे कीड़े होते हैं इंसेक्ट्स को छोड़ करके, जैसे रैट्स आ गए उसमें, या छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि प्लांट्स को सही से ग्रो नहीं करने देते। उन सब के लिए यूज करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, लेकिन सही क्वांटिटी में, ताकि फसल को नुकसान, क्रॉप्स को नुकसान नहीं हो और वो सब ठीक हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप्स शुड बी कट प्रॉपरली एंड गैदर्ड, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, पक जाता है, तो हम लोग जब उसे काटते हैं, अलग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, ये स्पेशल टॉपिक है। वही पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ठीक है, फंगीसाइड्स, ये सब कोई भी आप यूज़ कर रहे हो। साइड मीन्स कील होता है, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, पेस्ट मीन्स इंसेक्ट्स, रैट्स, वीड्स, वीड्स मीन्स छोटे छोटे पौधे जो प्लांट्स, क्रॉप्स को सही से ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। ओके, और फंगी मीन्स वो माइक्रोब्स, तो इस सब को मारने वाला होता है। जैसे इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने वाला, वीडिसाइड, वीड्स को मारने वाला, ठीक है, फंगीसाइड, फंगाई को मारने वाला, माइक्रोब्स को मारने वाला। तो ये जो भी हम लोग स्प्रे करते हैं केमिकल, उसको ये बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आप जो बोलिए। फिर क्रॉप्स को बचाना चाहिए ग्रेजिंग से, एनिमल से बचाइए, ताकि जा कर के वो लोग क्रॉप्स को खाएं नहीं, ठीक है, या इस तरह से पैर से अपने तोड़े नहीं। तो आप घेर सकते हो, वायरिंग कर सकते हो, फेंसिंग, वायर फेंसिंग कर सकते हैं हम लोग खेत को, जिससे कि वो एनिमल से बच जाए। रैट से, चूहे, चिड़िया, बर्ड्स, स्क्वायरल, गिलहरी, मोल्स, ये सब से बचाने के लिए हमें खेत में हम लगा सकते हैं पुतला, और फिर बीच बीच में चेक भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये माइक्रोब्स और इंसेक्ट से, तो आपको बता दिया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगीसाइड, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स।
क्रॉप्स को सही तरह से स्टोर करना। अगर क्रॉप्स बिल्कुल सब तरह रेडी हो गया है, बिल्कुल ग्रेन अनाज एकदम सब कुछ प्रिपेयर प्रॉपर तरीके से सब कुछ निकाल चुके हैं हम लोग, दाना दाना हमारे पास आ चुका है, सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। अगर ड्राई नहीं है तो उसके मॉइस्चर को ड्राई कीजिए, सनलाइट में डालिए, बिल्कुल बीज उसका बिल्कुल रेडी हो गया, तब उसको बैग में, जूट बैग या मेटेलिक बीन्स में, स्टील वाला, उसमें आप पैक कीजिए और उसको गोडाउन में, जो अच्छा बहुत बड़ा गोडाउन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सनलाइट भी जाना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, ताकि वो सड़े नहीं और लॉन्ग टाइम तक वो सेफ रहे और हम लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ कर सके। ओके, यहाँ पर कुछ डू यू नो डिस्कस कर लेते। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, मोस्ट फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स। देखिए, फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर्स वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्यों? अपने जैसे नए प्लांट को वो उत्पन्न करता है। क्यों रिप्रोडक्टिव होता है? क्योंकि फ्लावर चेंज हो जाता है फ्रूट में सीड होता है और सीड से न्यू प्लांट आता है, इस तरह वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। यहाँ देखिए, मैन्योर इज़ बेटर दैन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आपको पता है केमिकल से बनाते हैं हम लोग, मैन्योर वो तो नेचुरल होता है, डंग ऑफ काउस, वेजिटेबल्स पार्ट्स, है ना, डिकेड प्लांट्स, ये सब से बनता है। तो मैन्योर ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो हार्मफुल होता है। फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा यूज़ किया गया तो वो क्या होगा, वो अनाज के थ्रू हमारे बॉडी में आएगा, हम लोगों को फिर बीमार करेगा। तो इस तरह से ये सब जो यूज़ किया जाना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, तो सही क्वांटिटी में यूज़ करना ज़रूरी है। कुछ की टर्म्स है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट है नाउ आई नो, यानी कि हम लोगों ने, अब मैंने ये जाना, जो भी पढ़ा है हमने तो ये जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।